हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीलेट यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर 2022 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, यानी संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगी। और सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं, और सभी सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, इनके बारे में बताऊंगी। और रियल सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी किस तरीके से करें कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएँ, इन सभी पॉइंट्स को मैं आज क्लियर करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और चलिए जल्दी से आइए और जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर में हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पाठ्यक्रम है, यानी कौन कौन से पहले सब्जेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पेपर होता है वो होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपका पहला आपका ये जो होता है ये आपका पहला पेपर होता है जो आपका 50 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दूसरा पेपर है। और ये दूसरा पेपर जो होता है ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी न्यू इफर्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है, यानी 50 नंबर का होता है। थर्ड आपका जो पेपर होता है वो है विज्ञान शिक्षण, यानी जो आपका साइंस का पेपर होता है ये आपका होता है 25 नंबर का होता है। कितना होता है? 25 नंबर का, यानी 25 मार्क्स का होता है ये आपका पेपर। और आपका जो आपका फोर्थ पेपर है वो आपका मैथ होता है, तो यानी गणित शिक्षण है, मैथ है, ये भी आपका 25 मार्क्स का होता है, यानी 25 नंबर का आपका पेपर होता है। और आपका जो फिफ्थ है वो सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस जो है ये आपका भी 50 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है यानी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और सेकंड पेपर जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और आपका जो सामाजिक अध्ययन है ये आपके 50-50 नंबर के होते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी पेपर आपके होते हैं विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सभी आपके 25-25 नंबर के होते हैं, यानी 25 मार्क्स के होते हैं। तो आपका अब अगला पेपर 6, जो पेपर 6 है वो आपका जो है हिंदी है, ये भी आपका 25 मार्क्स यानी 25 नंबर का होता है। इंग्लिश जो यानी अंग्रेजी जो आपका है ये पेपर नंबर 7 है, और इसका जो मार्क्स है वो भी ये 25 नंबर का होता है, यानी ये 25 मार्क्स का पेपर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं आपके? 7 पेपर होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा जो आपका है वो प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास है, तीसरा है विज्ञान शिक्षण, चौथा है गणित, पांचवा है सामाजिक अध्ययन, और छठा है हिंदी, और सातवां है अंग्रेजी। यानी इनमें से आपके जो 3 हैं सब्जेक्ट, वो आपके जो 3 आपके पेपर हैं वो आपके 50-50 नंबर के होते हैं, और बाकी जो आपके पेपर होते हैं वो आपके 25-25 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो ये हैं आपके सिलेबस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के होते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देखिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता देते हैं कि जो आपका जो सेकेंड पेपर है यानी सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर जो आपका है ये टफ होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश होता है। और जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये थोड़ा टफ होता है पेपर, और सोशल साइंस भी टफ होता है, और आपका जो इंग्लिश है वो भी आपका टफ होता है। इंग्लिश में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। तो इंग्लिश भी आपका आप समझ लीजिए हाई स्कूल की इंग्लिश होती है। ठीक है। तो हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश होती है, और अगर आपने हाई स्कूल में अच्छे से इंग्लिश पढ़ा है तो आप कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें थोड़ा मैथ्स मुझे तो इजी लगी थी, और आपको भी मैं पढ़ाऊँगी तो इजी ही लगेगी। मैथ इतनी टफ नहीं होती। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है तो आप सेकंड सेमेस्टर की मैथ अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वही होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, और मैथ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड सेकेंड सेमेस्टर में होता है। बहुत 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं
यानी एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। बाकी मैथ इजी होती है, इतनी टफ नहीं होती है सेकेंड सेमेस्टर की। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो इंग्लिश है ये थोड़ा आपको पता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू या संस्कृत में से कुछ एक चूज़ किया होगा, आपने एक पढ़ा होगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, और जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे यानी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपको संस्कृत या उर्दू में से किसी एक को लेना पड़ता है। किसी एक को क्या मतलब, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट लिया है, यदि आपने उर्दू लिया है या आपने संस्कृत लिया है, वही आपको थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगा, और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। तो इसमें थोड़ा नया इंग्लिश आ गया, और इंग्लिश इतनी इजी भी नहीं होती है इसकी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाऊँगी अच्छे से। मतलब आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये सब तो पढ़ा ही होगा, वर्ब, एडवर्ब, यही सब आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, प्रीपोजिशन वगैरह, ठीक है। और एक्टिव, पैसिव, ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इन सबको आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। और जो आपका सेकंड पेपर है वो थोड़ा टफ होता है, उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। और मैथ अगर आपकी अच्छी है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पेपर दिया है, तो आपको इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि जो सेकेंड सेमेस्टर आपको थोड़ा टफ होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ईजी भी होता है, और ईजी भी था और ईजी भी होता है। सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के कंपेयर थोड़ा टफ होता है। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मैंने आज आपको सिलेबस बताया है, और कल से मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। अब पर डे आपकी क्लासेस लूँगी, बीच में गैप नहीं करूँगी, पर डे आपकी क्लासेस लूँगी, ठीक है। तो अब आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान भारतीय समाज जो आपका पहला पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए। जो खंड का है प्रारंभिक शिक्षा, इस मतलब खंड का जो लेसन है वो उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत कौन कौन से लेसन हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। तो शिक्षा की संकल्पना, अर्थ यानी प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों के प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ना है। शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका रखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर आपका पेपर में आता है। और नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जिसमें आपको प्राचीन काल यानी प्राचीन काल में लोग किस तरीके से शिक्षा आदान करते थे, ठीक है, या आदान प्रदान करते थे। गुरुकुल और बौद्धिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी, मध्यकालीन शिक्षा यानी मुगल कालीन शिक्षा कैसी होती थी, आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्र, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद की जो पूर्व एवं पश्चात यानी उससे पहले और उसके बाद की शिक्षा कैसी हो रही है। नेक्स्ट है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, यानी आदर्शवाद कौन थे, उनकी कैसी विचारधारा थी, वो किस तरीके से सोचते थे, क्या क्या कैसी उनकी शिक्षा थी। प्रकृतिवाद कौन थे, प्रयोजनवाद कौन थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है भारतीय विचार, यानी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजू भाई बधेका, इनके बारे में पढ़ना है, इन्होंने किस तरीके की शिक्षा प्रदान की। और नेक्स्ट है पश्चात विचारक, यानी जैसे प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मांटेसी, इनका शिक्षा में क्या क्या योगदान रहा और इनके अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी थी, तो इस बारे में पढ़ना है। अगला है खंड का, यानी शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, यानी शिक्षा और समाज में क्या क्या संबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के प्रभावी कारक जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन, यानी शिक्षा को के जो प्रभावी प्रभाव किन किन कारक के द्वारा पड़ा, यानी परिवार के द्वारा किस तरीके से शिक्षा, समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, जनसंचार के माध्यम से, इसके बारे में पढ़ना है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन के कारक को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे कि शिक्षा का सार्वभौमिक एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यावसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है, बचपन छीनता, बाल श्रम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, इन सब के बारे में आपको
पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या शिक्षा, यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसका क्या महत्व है, इसके समय अनुरूप मानव संसाधन का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ना है। जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्ट परिणाम, सामाजिक या पारस्परिक सौहार्द व समरसता, वर्तमान आवश्यकताएं, इन सब के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हम कैसे लाएंगे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जल संचयन यानी ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण क्या होता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप बोलते हैं, और जलवायु परिवर्तन, ये सब आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, वही आपको इसमें पढ़ना है। भूमंडलीकरण क्या होता है। लैंगिक असमानता यानी कि बेटे और बेटियों में या लड़के और लड़कियों में भेद किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समाज और संवेदनशीलता का विकास किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव। और अगला है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। मानवीय मूल्यों की शिक्षा, उसका अर्थ क्या है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या क्या भूमिका होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा किस तरीके से होती है। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास किस तरीके से हुआ। तो ये आप सभी को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आपको पढ़ना है, जो आपका फर्स्ट पेपर है, इन सबको पढ़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ईजी पेपर है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, अगर मेरे सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियो देखे होंगे तो उनको खुद ही पता चल गया होगा। जो मुझसे सवाल करते थे कि ये आएगा कि नहीं उसके बारे में, तो अगर आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, जिन्होंने वीडियो देखा है, तो वो जानते हैं कि मैंने जितनी भी पहली बार तो मैंने बहुत कम ही क्लासेस दिए थे, और जो भी दिए थे एकदम परफेक्ट क्लासेस थी, एकदम अच्छी क्लासेस थी, क्योंकि जो महामैराथन क्लास थी मैंने वो इतने अच्छे से पढ़ाया था कि जितने भी, अगर आप पेपर उठा कर देखिए और मेरी महामैराथन क्लास को चेक करिए, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं, चाहे वो हिंदी की हो, यानी सभी सब्जेक्ट के मैंने जितनी भी बहुत कम क्लासेस दी थी, अगर आपने उन कम क्लासेस को भी पढ़ लिया है, और लास्ट में मैंने जो टॉप 100 क्वेश्चंस कराए थे, सारे उसी में से, आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी सब उसी में से आए हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, आप सब भूल जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने से आपके माइंड से सब एकदम शार्प हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे एकदम साफ़ हो जाता है। और आप कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए एकदम, जो सबसे पहले तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ा करिए, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। और उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप क्वेश्चन को पढ़िए, और सबसे ज़्यादा आप SCERT जो बुक आती है उस पर ध्यान दीजिए। तो मैं हमेशा SCERT बुक से पढ़ाती हूँ। और मैंने जितनी भी कंप्यूटर की वीडियो बनाई थी, तो कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि मैं जब कहती थी कि मैं गारंटी से कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चे क्या होते, कभी कभी बच्चे ना खुद टीचर का भी मजाक उड़ाने लगते कि अगर नहीं आए तो, कुछ नहीं, मुझसे ऐसे सवाल किया, अगर नहीं आए तो उनके लिए मैं एक मैसेज कर रही हूँ कि अब आप जाकर देखिए कि वो आए कि नहीं आए। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि आए कि नहीं आए, मुझे बताने की खुद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने अपनी महामैराथन क्लास जो पढ़ाई थी, जो भी पढ़ाया था, सब उसी में से, टोटल उसी में से आया है, एक भी अलग नहीं। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे। बाकी आपकी मर्जी हो। और इसी तरीके से मैं सेकेंड सेमेस्टर में भी अच्छे अच्छे से क्वेश्चन, यानी जो आपके पेपर में आने की संभावना है और जो आपके पेपर में आते हैं, उन्हीं को मैं आपको पढ़ाऊँगी। ज़्यादा मैं इधर उधर को नहीं पढ़ाऊँगी, जो क्योंकि आपको लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आप इम्पॉर्टेंट ही पढ़ पाते हो, इतना टाइम नहीं मिलता। आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा रिवीजन करने का भी। तो इतना पढ़ो कि आप रिवीजन भी कर लो अच्छे से, उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लो, और अच्छे से आप पेपर में उसको पढ़ के जाओ, ठीक है। तो चलिए, अब आपका जो सेकेंड पेपर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसे हम कहते हैं न्यू एफर्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपका सेकेंड पेपर है, ये भी आपका 50 मार्क्स नंबर का होता है, यानी 50 मार्क्स का होता है। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ना है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF
2005 के बारे में पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं कौन कौन सी थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कैसी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ का घोषणा पत्र 1854, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पढ़ना है। हंटर कमीशन आपको पढ़ना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका ये प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। प्रोफेसर यश बाल समिति 1992 और 1903 के बारे में पढ़ना है। जितने भी मैं मार्क्स कर रही हूँ, जितनी भी मैं टिक कर रही हूँ, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही टिक कर रही हूँ मैं। तो ये सब आपको पढ़ने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर थोड़ा सा क्या होता है, रटने वाला है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके जो सन होते हैं ये इसमें ज़्यादा है, और थोड़ा रटने वाला भी है, थोड़ा टफ पेपर भी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका सोशल साइंस जो है, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जो सेकेंड सेमेस्टर की जो सोशल साइंस है उसमें आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना यानी मौर्य काल की स्थापना कब हुई। गुप्त काल, पवन, जलमंडल, भारत का औद्योगिक विकास, वर्धन वंश, फिर है सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण कब हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। सल्तनत कालीन उपलब्धियां कौन कौन सी है। हमारा संविधान, नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको भी पढ़ना है। उपभोक्ता जागरूकता, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, मृदा एवं अर्थ एवं प्रकार, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव है, यानी सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस में पढ़ा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। तारे क्या होते हैं, और आपने पढ़ा है ये इस सूर्य से रिलेटेड आपने जितने भी, यानी जो हमारी पृथ्वी, जो आपने एक चैप्टर था हमारी पृथ्वी, उसके बारे में ये सब वही है, आपको फिर से रिपीट करना है, यानी रिवीजन कर लेना है एक बार, इन्हीं सभी को आपको पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है। सामंतवाद कालीन भारत, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का आक्रमण कब हुआ, स्थल मंडल, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाहरी बल, अनाच्छादन, इनके बारे में सब आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला आपका सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मृदा और फसलों के बारे में पढ़ना है, यानी मिट्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जलाऊ मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इन सब के सॉरी जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कार्य एवं ऊर्जा, फसलें यानी कि कौन सी फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। कार्य एवं ऊर्जा, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य, जैसे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, और आप पाचन क्रिया, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया, इन सब के बारे में पढ़ना है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी है। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। आम्ल, क्षारक और लवण, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ना है। एसिड बेस के बारे में, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। सरल मशीनें कौन कौन सी होती हैं, जीवों की संरचना, पृथ्वी और आकाश, जीवन की क्रियाएं, भोजन, स्वास्थ्य और रोग, तत्वों का वर्गीकरण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको 3 अंकों तक की संख्याओं, जैसे एलसीएम और एससीएम, ठीक है, जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। व्यंजक में प्रमुख जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठों का सरलीकरण, यानी व्यंजक यानी x + y को किस तरीके से जोड़ेंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है, प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, आभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, ये सब आपको पढ़ना है। और सब मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से पढ़ाया था, तो वैसे ही आपको इसमें भी अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपसे कहा ना, मैथ इतनी टफ नहीं है सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है थोड़ा 1-2 चैप्टर जो आपके हैं वो थोड़ा अलग हैं, बाकी वही समझ लीजिए आपको पढ़ना है। व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं आपको पढ़नी है। फिर है क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में आपको पढ़ना है। आयत और धारिता की संकल्पना तथा इकाई बताइए, इसके बारे में पढ़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रिया तथा उनके प्रतिलोम, समीकरण तथा सर्वसमीकरण
का अर्थ रेखीय समीकरण यानी एक चरमे रेखीय समीकरण। आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। अब अवर्गीकरण आंकड़ों की बारंबारता बटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्षण निकालना, यानी आंकड़ों की जो बारंबारता है, बारंबारता निकालनी होती है। बारंबारता जैसे आपका 2, 3, 3, 4, 5, तो इसमें से पूछेगा कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो 3 की, 3 बार 2 बार आया है तो 3 की इस तरीके से पढ़ना है। आयत में जो इस तरीके से आयत दिए होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर क्या है, सर्वांग समता समरूपता, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर हैं जो आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। फिर अगला है आपका हिंदी। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना है। किस तरीके से याद करें, यानी कहानी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, कहानी के क्या क्या विशेषताएं हैं, और आपकी, ठीक है, लोक कथा की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोक कथा के बारे में, लोक कथा को कैसे पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में। परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभव पर चर्चा। गद्य पद के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लक्ष्य एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, यानी कि गद्य और पद को शुद्ध बोलना और पढ़ना कैसे चाहिए, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा वही इसमें भी पढ़ना है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति आपने पढ़ी थी कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, वाचक क्या होता है, वाचन क्या होता है, सब आपने पढ़ा है ना, ये सब पढ़ना है, फिर से ये सब मतलब पढ़ना है। फिर क्या है, स्वरानुसार गद्य पद में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। फिर क्या है, उपसर्ग पढ़ना है, इसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान का प्रयोग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 आपको इसमें पढ़ने हैं। आपने तो आप क्लास 6 से क्या आप क्लास 3 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किसे कहते हैं, और आपको आता भी होगा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है, और अगर नहीं आप भूल गए हैं तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर आपको वचन पढ़ना है, कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, ठीक है, या एक वचन, बहुवचन, लिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, काल की पहचान, ठीक है, कौन काल की पहचान, ठीक है, कौन कौन से काल होते हैं, पाठ वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसके निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, पत्र लेखन एवं मौखिक लेखन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, यानी पढ़ना है आपको। अब अगला है आपका जो इंग्लिश है, आपकी जो सेकेंड सेमेस्टर में यूपीबीटीसी सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कॉमन इरर्स पढ़ने हैं, कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकेशन पढ़ना है, वोकाबुलरी पढ़ना है, सेंटेंस्ड काइंड, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं और क्या सेंटेंस किसे कहते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं उसके, ये सब पढ़ना है। ग्रामर में आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, ये सभी आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और लेसन प्लान के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आप लेसन प्लान बनाते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, इसको आपको इंग्लिश में बताना है। फिर डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो जो आपके जो मेथड हैं, यानी पढ़ाने के, जो इंग्लिश पढ़ाने के जो मेथड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे आप पढ़ते थे डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कौन कौन से आपको इंग्लिश में आपको मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिर क्या है, कई तरीके के जो मेथड होते हैं। फिर आपको पढ़ना है कि फिर क्या है, क्लासरूम टीचिंग, यानी क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आपको इतना पढ़ना है। तो ये थे आपके सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए कि आपको सब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है। कल से मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और इंग्लिश जो है आपका थोड़ा टफ है, तो इंग्लिश और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को मैं लेकर चलूँगी, ठीक है। तो 3 दिन आपको वर्तमान भारतीय समाज पढ़ाऊँगी, फिर 3 दिन आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी, तो इस तरीके से पढ़ाऊँगी। और मैं आपको पता है मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊँगी, पूरा आपको सिलेबस चटाऊँगी नहीं, क्योंकि आपको नंबर अच्छे से लाने हैं। आपको क्या है, आपको क्या करना, नंबर्स आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको जो है लाने हैं, 90+ मार्क्स लाने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊँगी। अलग से फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगी जो आपके पेपर में आते भी नहीं हैं और फालतू में पढ़े। और SCRT बुक, कुछ लोगों का कहना है कि कौन कौन सी बुक लें, तो जो SCRT की आप कोई भी बुक मत खरीदिए,
क्योंकि मैं आपको डेली क्लास दूंगी ही। अगर आप वो क्लास ही उतने पढ़ लो तो आप 90 प्लस मार्क्स ले आओ, तो उसी को पढ़िएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी आपका मन कर रहा है बुक लेने का, तो आप कोई बुक मत लीजिए, आप गूगल पर जाइए और SCERT बुक की PDF डाउनलोड कीजिए और उसी को पढ़िए, क्योंकि उससे बेस्ट बुक आपकी कोई नहीं है। क्वेश्चंस आपके उसी से बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के साथ, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।